29 दिसंबर 2025 ताइवान स्ट्रेट में ये तारीख एक बहुत बड़ी बात कह गई। चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में से एक शुरू की और नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। लेकिन इस नाम के पीछे का असली मतलब क्या था? इंसाफ या फिर जंग की तैयारी? आइए इसी को समझते हैं। और देखिए, यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल थी, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका, या फिर ये ताइवान पर हमले और उसकी पूरी नाकेबंदी का एक फुल ड्रेस रिहर्सल था? तो आखिर ये जस्टिस मिशन 2025 है क्या? देखिए, ये चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने 2 दिन तक चलाई एक बहुत ही इंटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसका मकसद साफ और काफी चिंताजनक था, ताइवान को हर दिशा से पूरी तरह से घेर लेना। सच कहूं तो 2022 के बाद से इतने बड़े स्केल पर ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा गया था। यहाँ घेराबंदी या एनसर्कलमेंट शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री लैंग्वेज में ये किसी भी डिफेंडर के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पूरी तरह से घेर लिया गया है। आपकी सप्लाई लाइंस, आपका कम्युनिकेशन, बाहर की दुनिया से सब कुछ कट ऑफ। और इस ड्रिल का मेन टारगेट बिल्कुल यही सिमुलेट करना था। अब इस ऑपरेशन का असली स्केल समझने के लिए चलिए आइए इसके नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही साबित करते हैं कि ये कोई मामूली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं थी। हवा में चीना ने एक जबरदस्त ताकत दिखाई, 89 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स और ड्रोन्स। लेकिन सबसे उकसाने वाली बात यह थी कि इनमें से 67 विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ को पार कर दिया। देखिए, यह सिर्फ नक्शे पर एक लाइन क्रॉस करना नहीं होता, ये ताइवान के डिफेंस को सीधा सीधा चैलेंज करना है, उसके इरादों को टेस्ट करना है। और समुंदर में भी मंजर कुछ ऐसा ही था, उतना ही पावरफुल। कम से कम 14 PLA वॉरशिप्स और 14 कोस्ट गार्ड के जहाज़ों ने मिलकर एक फौलादी घेरा बना लिया। इतना ही नहीं, 4 और वॉरशिप्स वेस्टर्न पैसिफिक में तैनात थे। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, समुद्री नाकेबंदी पूरी तरह से मुकम्मल। तो इस सब का मकसद क्या था? पीएलए के मुताबिक इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, ताइवान की पूरी घेराबंदी। दूसरा, कीलुंग और काओशुंग जैसे जरूरी पोर्ट्स को सील करना। तीसरा, असली गोला बारूद के साथ लाइव फायर ड्रिल्स करना। और चौथा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जमीन, समुद्र और हवा से एक साथ हमले का अभ्यास करना, जिसे कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसकी टाइमिंग बहुत जरूरी है। कुछ खास घटनाएं हुई थीं जिनके सीधे जवाब में ये ड्रिल की गई। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। ड्रिल शुरू होने से ठीक 11 दिन पहले अमेरिका ने ताइवान को $11.1 बिलियन के हथियारों की एक बहुत बड़ी डील को मंजूरी दी। चीन ने इस पर बहुत सख्त गुस्सा दिखाया, इसे बाहरी दखलंदाजी कहा, और ठीक 11 दिन बाद उसका जवाब इस विशाल मिलिट्री प्रदर्शन के रूप में आया। पीएलए के प्रवक्ता शी का बयान इसके पीछे की सोच पर कोई शक नहीं छोड़ता। उन्होंने इसे साफ साफ ताइवान की आज़ादी चाहने वाली ताकतों के लिए एक कड़ी चेतावनी बताया। उनके हिसाब से यह एक्सरसाइज उन लोगों को कुचलने के लिए एक इंसाफ की ढाल थी। अब देखिए, ताइवान भले ही एक आइलैंड हो, लेकिन वहां होने वाली कोई भी बड़ी घटना, उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस होती हैं। इस ड्रिल ने न सिर्फ ताइवान के लोगों की जिंदगी पर असर डाला, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी झटके महसूस किए गए। आम लोगों पर इसका सीधा असर तो फौरन दिखा। ड्रिल के चलते 80 से ज़्यादा डोमेस्टिक और 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गईं या लेट हो गईं। इससे 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। कई लोग एयरपोर्ट्स पर फंस गए और दुनिया भर में लोगों के प्लान्स खराब हो गए। लेकिन इसका असर सिर्फ एयरपोर्ट्स तक नहीं था। ये समझने के लिए कि पूरी दुनिया ने सांसें क्यों थाम ली थीं, हमें सेमीकंडक्टर्स की बात करनी होगी। इस मामले में ताइवान सिर्फ एक बड़ा प्लेयर नहीं है, बल्कि ये इसका एपीसेंटर है। दुनिया के 60% से ज्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स यानी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दिमाग यहीं बनते हैं। हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन, हमारा लैपटॉप, इंटरनेट को चलाने वाले AI सर्वर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहां तक कि सबसे एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी, हर चीज ताइवान में बने इन चिप्स पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर इस आइलैंड में कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है तो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री रुक सकती है। अब दुनिया भर से रिएक्शंस भी अलग अलग आए। ताइवान ने इसे कॉग्निटिव वॉरफेयर का नाम दिया।
मतलब अपने लोगों के दिमाग में डर और शक पैदा करने की कोशिश। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे ज्यादा अहमियत ना देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जापान, जो ताइवान के बेहद करीब है, उसने संकेत दिए कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तो ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या इसका मतलब है कि जंग होने वाली है? एक्सपर्ट्स इस पूरी सिचुएशन को और इन बयानों को कैसे देखते हैं? आइए इसका विश्लेषण करें। ज्यादातर विश्लेषकों का यही मानना है कि इसका फौरी मकसद हमला करना नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाना था। ये चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी का प्रदर्शन था, ताइवान की आज़ादी के समर्थकों को चेतावनी थी और अमेरिका की हथियार सेल का एक सीधा जवाब था। इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, यानी ऐसी कार्रवाइयां जो जंग और शांति के बीच के धुंधले इलाके में होती हैं। लेकिन भले ही मकसद हमला न हो, खतरे बहुत बड़े हैं। जब इतने सारे लड़ाकू विमान और जहाज एक दूसरे के इतने करीब काम कर रहे हों, तो एक छोटी सी गलतफहमी या अनजाने में हुई टक्कर भी एक बड़े झगड़े को शुरू कर सकती है। इस बार तो चाइना ने ताइवान की टेरिटोरियल वाटर्स को भी क्रॉस किया, जो एक बहुत गंभीर कदम है। और हाँ, ये सब अमेरिका और जापान जैसे देशों का रिएक्शन टाइम टेस्ट करने का भी एक तरीका है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों हुई। असली सवाल है, इसके बाद क्या? क्या इस तरह की घेराबंदी अब एक न्यू नॉर्मल बन जाएगी? और क्या अगला कदम इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा? ये वो सवाल है जो अब दुनिया के सबसे अहम इलाकों में से एक पर मंडरा रहा है। ये विश्लेषण सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की मिलिट्री या निवेश संबंधी सलाह नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।